जो गड़बड़ी आरजेडी के नेताओं ने साजिशन किया है और उनके सपोर्टरों ने किया है, उसका दंड तो माननीय न्यायालय से मिलना बहुत जरूरी है। ढाका तो जाएगा ही जाएगा आरजेडी के हाथ से, और ये जो विपक्ष का दर्जा है ना, नेता विपक्ष का, वो भी रहने वाला नहीं है, वो भी जाएगा। ये भी आपके कहे जाते हैं, बिल्कुल, इसलिए लोग कहते राधा हैं मोहन जी से मेरा राजनीतिक मतभेद पहले हो सकता था भी। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त बिहार के और कहें तो ये पूर्वी चंपारण के युवा नेता पवन जायसवाल जी के साथ आज हम लोग एक बात पर चर्चा करने के आए हैं कि जब से चुनाव लगभग 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन चौक चौराहे पर चुनाव बीतने के बाद भी अगर चर्चाएं बनी रहती हैं तो सिर्फ पवन जायसवाल, पवन जायसवाल, पवन जायसवाल। हर जगह अगर कहीं भाजपा की बात आती है तो पवन जायसवाल। हम लोग पटना गए, वहाँ एक चौराहे पे चाय पीने के लिए खड़े हुए तो आपके जहाँ लोग पूछा कि चंपारण से आए हैं तो वहाँ भी लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि पवन जायसवाल 178 वोटों से चुनाव कैसे हार गए। इतने बड़े नेता जिन्होंने अपनी खून को पानी बनाकर, पसीना बहा करके जनता के बीच में लगातार काम किया, बच्चियां की शादी से लेकर के हर जगह हर मोड़ पर खड़े रहे, लेकिन 178 वोट ये किसी के अंदर पच नहीं रहा था। लगातार चर्चा, लेकिन आज उसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए आज मैं पवन जायसवाल जी के पास मौजूद हूं। मैं इस पर जानने के प्रयास करूंगा आखिर हार कैसे हुई और किस कारण से हुई, और फिर आगे फिर लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है, इस पर कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं, ये जनता जानने के लिए बेचैन है, उग्र है। जहां आते हैं पवन जायसवाल के नाम, एकदम आंखें खोल करके और चैनल पर देखने लगते हैं कि आखिर अब बोलेंगे क्या और क्या मुद्दे हैं। पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे है मेरे चैनल पर कि लोगों का सवाल है कि 178 वोट, अगर कहीं 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वोटों से कहीं अंतर होती तो ये कहा जा सकता था, लेकिन महज 178 वोट से चुनाव आपने हारा। इसको कैसे देखते हैं और हार का कारण क्या है? देखिए, हम लोग 24 आवर्स राजनीति करते हैं, समाज के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं तो ये एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने के नाते मुझे पता है कि चुनाव में या तो जीत होगा, नहीं तो हार होगा। तो हार 1 वोट से हो या 178 वोट से या 10,000 से हो, हार हार है। हारने का कारण अनेक हो सकता है। इस बार ढाका विधानसभा क्षेत्र में जो माहौल था, उस माहौल के हिसाब से कहीं किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि इतने कम अंतर का मामला बचेगा। चूंकि हम जब से चुनाव लड़े हैं, 2001 में जिला परिषद की लड़ाई शुरू की है, तब से लेके आज तक कभी भी मेरा वोट कम नहीं हुआ। बिल्कुल। 2005 का फरवरी 19,000, नवंबर में 29,000, 2010 में 49,000, 2015 में 68,500, 2020 में 99,759 और 2025 में 1,12,549। ये जो वोट का अंतर आप देख रहे हैं ना, ये हर बार 12,000, 14,000, 20,000 वोट बढ़ जाना पद पर रहने के बाद या बिना पद पर रहे हुए, ये कहीं ना कहीं मेरे द्वारा किए गए आम जनता के बेहतर सेवा का परिणाम है कि 20,000 वोट 5 साल पर बढ़ जाता है, 15,000 वोट बढ़ जाता है। तो चुनाव जीत हार समीकरण से हो सकता है, लेकिन वोट में अगर कमी नहीं हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि लोगों ने हमको उचित मजदूरी दिया है। क्षेत्र की जनता ने मुझे काम करने का फल दिया है। क्षेत्र की जनता ने जनता के बीच रहने का हमको पुरस्कार दिया है। तो ये हार 178 वोट का है। हमको इसके कारण में जाना था कि कारण क्या है कि हमको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये जो ढाका विधानसभा है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील रहा है। जब हम विधायक बने उसके पहले तक, 2010 के पहले जब मतीउर रहमान साहब और अनीस भाई का चुनाव होता था, तो ये सुपर सेंसिटिव क्षेत्र के रूप में चिन्हित था। लेकिन हम लोग जब से राजनीति में आए, हम लोगों ने कभी भी प्रयास किया कि ये क्षेत्र इस दाग से, ये दाग समाप्त हो जाए। ये दागदार जो छवि ढाका का बना हुआ है, यहाँ बराबर हिंदू मुसलमान होता है, इस छवि से ये ढाका बाहर निकले, और इसको मैंने समाप्त कराने में सफलता भी पाया।
हमारे क्षेत्र में अब दंगा नहीं होता है। आपने तो राम रहीम सेना भी वही बनाया बता था। रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अब हिंदू मुस्लिम विवाद बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं कभी भी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया। हम हिंदू धर्म से आते हैं, हम पूजा करते हैं, 365 दिन चंदन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमको अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारा धर्म का विस्तार हो हम चाहते हैं। हमको मस्जिद में नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वोट के लिए, लेकिन किसी मस्जिद पर हमको ईंट चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे मुस्लिम वर्कर भी हैं, भले संख्या कम हो, वो जानते हैं कि हम अपने धर्म को मजबूत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम अपने दूसरे के किसी धर्म पर उंगली उठाने वाले भी हम नहीं हैं। यही कारण है कि हमें 2000 मिले, 4000 मिले, 500 मिले, 5000 मिले, हमको अक़लियत वोट भी मिलता है। लेकिन आपके जो धर्म मास वोट है ढाका विधानसभा का मुस्लिम समाज का, ये मेरे खिलाफ पोल होता है, और इसको उकसाने के लिए ये राजद के जो नेता हैं इसको उकसाते हैं। भाजपा में हम 10 के बाद से 15 से भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये उकसाते हैं कि भाजपा वाले का शासन रहेगा तो भाई देश छोड़ना पड़ेगा, मोदी जी आएंगे तो भाई परेशानी हो जाएगा। तो मोदी जी तो 11 साल से है, तीसरी बार जीत गए मोदी जी, तीसरी बार जीते। अब मोदी जी से इस देश को क्या खतरा हो सकता है? हम लोग के राजपाट में तो मुसलमान यहाँ सुरक्षित हो गया, अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित हो गया है, और ऐसे परिस्थिति में ढाका में हम चुनाव हारे, कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई विवाद नहीं। हमारे लोगों ने पहले ही इस बात को चिन्हित कर दिया था कि ये जगह है जहाँ पर बोकस पोलिंग होने की संभावना है। हम लोगों ने लगातार चुनाव आयोग को, जिला प्रशासन को इस चीज़ से अवगत करा दिया था कि इन मतदान केंद्रों पर, ये 62 जो मतदान केंद्र है, 62 मतदान केंद्र जो अक़लियत बहुल है, यहाँ ये लोग फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास लोग करता है। वहाँ पोलिंग एजेंट तो आपके हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि 62 बूथों की सूची हम लोगों ने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया था, और प्रशासन ने फोर्स की व्यवस्था भी किया था। कहीं दो मत नहीं है, बिहार सरकार ने और हमारी प्रशासन ने बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराया। इस बात का प्रमाण है कि एक भी बूथ कैंसिल इस बार नहीं हुआ, एक पटाखा तक किसी बूथ पर नहीं बजा है। लेकिन साइलेंट बूथ कैप्चरिंग, साइलेंट फर्जी वोटिंग कराने का परंपरा इन लोग अंदर अंदर चलाने का प्रयास किया है। यहाँ पर विधायक जी 1 मिनट रोकेंगे आपको। जैसे वोट होती थी तो चेहरे को स्कैन किया जाता था, तब अंदर भेजा जाता था, जहाँ पोलिंग एजेंट है वो देखते थे, तब अंदर की पहचान पाते थे। स्कैन नहीं होता, चेहरा का स्कैन क्यों? ऐसे फोटो हम लोगों ने देखा, हम लोग गए तो मिलाते थे, ऐसे भी हम लोगों की फोटो खींची जाती थी, ऐसे भी हुआ है। नहीं, ऐसा कोई ऐसा बूथ होगा जहां होगा, लेकिन सभी बूथों पर ये चीज़ नहीं था। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था सभी जगह। लेकिन देखना ये है कि ये जो अल्पसंख्यक बहुल बूथ है, जहां लोग नकाब में जाते हैं, या जहां फिर दूसरे वर्ग की संख्या काफ़ी कम है, तो वहाँ जो पोलिंग एजेंट होते हैं, हर पोलिंग एजेंट में लड़ने की क्षमता नहीं होती है। वो गरीब समाज का, धनिक समाज का कर्जकर्ता होता है। तो विवाद नेता के लिए क्यों मोलेगा? अगर मान लीजिए कि 700 महिलाएं अगर नकाब में हैं, तो क्या सभी लोगों का नकाब हटाने के लिए कोई पोलिंग एजेंट कहेगा क्या? या क्या कहना उचित है? नहीं। अगर 700 महिला का नकाब आप हटवा देंगे तो कितना समय लगेगा? अगर 700 पर हम ब्लेम करें कि नहीं भाई ये पोलिंग, ये महिला कौन है, हमको ज़रा दिखाइए, तो ये तकरार बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तो क्या एक नेता के रूप में हम इस चीज़ के लिए किसी पोलिंग एजेंट को उकसाई अच्छी बात है? ये मतदाता को और दूसरे दल के लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष होगा तो ओरिजिनल नेता चुन के आएगा, जनाधार किसके पास है किसके पास नहीं है। मैं कभी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता हूँ कि हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर, हमारे पोलिंग एजेंट फर्जी वोटिंग को बढ़ावा दें। लेकिन राजद वालों का ये कृत्य है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अब फर्जी वोटिंग को ये आधार बनाना शुरू किया है। SIR के बाद इनको डर हो गया, क्या होगा भाई, नाम सब तो फर्जी कट रहे हैं। तो इनके जो BLO थे, सरकारी शिक्षक जो इनसे जुड़े हुए रहे होंगे, इन लोगों ने चिन्हित बूथों पर मृत वोटरों को छोड़ दिया, डबल नाम वाले वोटर को छोड़ दिया। पूरे घोड़ासहन में एक व्यक्ति मृत है जिसके नाम पर वोटिंग हुआ, और ढाका में 44 मृत के नाम पर वोटिंग हुआ। ये पूरी डाटा कलेक्ट हम बता रहे हैं। तो ढाका एक ऐसा विधानसभा है कि चुनाव के दिन 10, इन लोगों का एक योजना बना लिया था, सुनियोजित साजिश कहिए, कि फर्जी वोटिंग चुनाव के लास्ट में दबदबा बना के कुछ लोग करता है, 10, 20, 50 गिराता होगा, गिरता भी है चुनाव में
जिसका जहां दबदबा है कर लेता होगा। लेकिन इस बार इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि प्रथम समय में ही, शुरू में ही, पोलिंग शुरू होते ही हमको फर्जी वोटिंग कर लेना है जो बाहर है। हम लोग को आभास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। 10 बजते बजते जैसे हम लोग को जानकारी मिलना शुरू हुआ कि फर्जी वोटिंग हो रहा है, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को, हम लोग का कार्यालय मेल करना शुरू किया। और 12 बजते बजते जिला प्रशासन ने 6 FIR किया। 6 महिला और 9 पुरुष को रंगे हाथ हमारे पोलिंग एजेंट के शिकायत पर प्रिजाइडिंग अफसर ने गिरफ्तार कराया और पुलिस को सुपुर्द किया। अच्छा। और चैनपुर थाना में 3 FIR दर्ज हुआ अच्छा। और पचपकड़ी थाना में 3 FIR दर्ज हुआ। 6 मतदान केंद्रों पर 6 FIR हुआ। 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 6 महिला, 9 पुरुष। ये सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। ये फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। फर्जी वोटिंग करते रंगे हाथ पकड़े गए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पेपर है, ऑन पेपर है। ये प्रिजाइडिंग अफसर, पीठासीन पदाधिकारी ने केस किया है। अच्छा। और जेल जाना पड़ा। 6 महिला को, 9 पुरुष को। 25 लोग की गिरफ्तारी हुई, वो भी सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो थाना से जाके PR बॉन्ड पर छूटे। तो ये फर्जी वोटिंग का प्रमाण हो गया। ये सरकारी आंकड़ा है, पवन जायसवाल का कहना नहीं है, हम भाजपा के प्रत्याशी हैं। और जब हम लोग को जानकारी मिली कि ये 2 बजे के बाद में धीरा हो गया, फर्जी वोटिंग का रेशियो रुक गया, प्रशासन एक्टिव हो गया जानकारी मिलते, तो चुनाव, चंदनवाड़ा मेरे यहाँ गांव है, वहाँ हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के पोलिंग एजेंट था। उसने फर्जी वोटिंग का विरोध किया तो मतदान केंद्र के बाहर बुरी तरह मारपीट किया गया। अच्छा। हम 2 वीडियो आपको देंगे चंदनवाड़ा में जब उस पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट किया जा रहा है, उसका वीडियो आपको देंगे। और एक तो ये हाथ का रंग आज भी हम लोग का नहीं मिटा है, देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चंदनवाड़ा गांव में ये रंग मिटाने के लिए लिक्विड वितरण हुआ था। मतलब दर्जनों बूथों पर ये लिक्विड वितरण हुआ था मिटाने के लिए। मिटाते हुए वीडियो आपको हम दे रहे हैं। इस काम को करना है पहले ही से सुनियोजित नहीं, बिल्कुल साजिश था, नहीं तो फिर उस दिन का वीडियो हमारे पास है, चुनाव के दिन का, कि इस रंग को मिटाते हुए वीडियो है कि लड़के मोटरसाइकिल पर बैठ के इसको मिटा रहे हैं। हमारे पोलिंग एजेंट ने, जब हम चुनाव हार गए, 178 वोट का अंतर हुआ, तो कल होके हम लोगों ने पोलिंग एजेंट के साथ बैठक किया और पोलिंग एजेंट ने जो बताया वो काफ़ी आश्चर्यजनक था। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ विदेश में रहने वाला व्यक्ति के नाम पर वोट गिरा। मैं कहा कि आप क्यों विरोध नहीं किए? तो सर, वहाँ विरोध करने की स्थिति थी, सभी गांव एक थे। हम चिन्हित इसलिए करते थे कि बाद में हम बता पाएं कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं है, इसके बदले दूसरा कोई वोट गिरा रहा है। और पोलिंग एजेंटों ने जब हम लोग को बताया और 4 दिन मेहनत करके हम लोगों ने जब इस पर काम करना शुरू किया, तो सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये सामने आया कि 298 विदेश में रहने वाले लोगों के नाम पर ढाका विधानसभा में चुनाव के दिन वोटिंग हुआ। 298। अच्छा। और ये सभी अल्पसंख्यक हैं, सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो कुवैत में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, इनके नाम पर वोटिंग हुआ। ये बात सामने आया कि 45 मृत लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनके नाम पर वोटिंग हुआ। 41 ऐसे लोग हैं जिनका डबल नाम है, बूथ नंबर 41 पर नाम है, बूथ नंबर 45 पर नाम है, दोनों जगह वोट गिर गया डबल नाम का। आश्चर्यजनक तो ये आया कि 3 आदमी ऐसे हैं जो मोतिहारी की जेल में बंद हैं और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। SIR में तो 1057 ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो दिल्ली में है, पंजाब में है, कोलकाता में है, लुधियाना में है, देहरादून में है, उनके नाम पर वोटिंग गिर गया, वोट हो गया फर्जी। हम लोगों ने समेकित किया तो ये संख्या 1444 था। तो विदेश वाले तो सत्यापित हैं, बिल्कुल। जो देश के अंदर है उनके बारे में सत्यापन करना था। हम लोगों ने संपर्क किया उन लोगों से और शपथ पत्र मंगवाना शुरू किया। वैसे लोग जो राज्य के दूसरे जगह हैं, बिहार से बाहर थे, उनका शपथ पत्र हम लोग मंगवाए हैं। उन्होंने लिख के दिया है कि मेरा नाम फलना रहमान है, पिताजी का नाम फलना है, ढाका विधानसभा के बूथ नंबर इतना पर, क्रम संख्या इतना में, गृह संख्या इतना पर मेरा नाम अंकित है। मेरे विधानसभा में 11 को वोटिंग था, कतिपय कारणों से मैं वोट करने नहीं गया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि मेरे नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ है। ऐसा शपथ पत्र हम माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जीत के अंतर से ज़्यादा अगर फर्जी वोटिंग साबित कर दिया जाएगा तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा। तो ये बताइए कि 1000
1,12,549 लोगों ने हमको विधायक बनाने का प्रयास किया और विधायक बनाने के लिए वोट दिया। और किसी ने अगर फर्जी मतदान के जरिए साजिशतन अगर जनादेश को रोकने का काम किया है फर्जी वोटिंग के सहारे, तो पवन जायसवाल का फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि 1,12,549 वैसे लोगों की लड़ाई हम लड़े जो वहां बिल्कुल। भाजपा का विधायक चाहता था, बिल्कुल। जो एनडीए सरकार बनाना चाहता था। आज पवन जायसवाल उसी लड़ाई को लड़ रहा है, विधायक बनने के लिए नहीं, वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जिन लोगों ने फर्जी वोटिंग को अपना रास्ता चुनने का काम किया है। और वैसे लोगों को पनिशमेंट कराना भी मेरा उद्देश्य है। जिन लोगों ने फर्जी वोटिंग किया है, जो फर्जी वोटिंग के साजिश में शामिल है, इनको पनिशमेंट करा के भी रहेंगे, इन चीज़ों को साबित करेंगे। अच्छा, एक और सवाल लोगों का है, लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि पवन जायसवाल जी के चुनाव में चुनावी सभा कोई बड़े नेता का आगमन नहीं हुआ, क्या पार्टी भी आपसे कुछ दरकिनार ऐसा कुछ था क्या? ये लोग कि बड़े नेता लोग का मेरे यहाँ जोगी जी आए थे, मेरे यहाँ सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं, ढाका में, हाँ ढाका में आए थे, घोड़ासान में आए थे। घोड़ासहन में आए हाँ, थे। तो ढाका में एक ही फील्ड था ना, अच्छा, अच्छा। जिसको बना दिया गया था। मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ढाका भंडार में आए थे। कौन कहता है ये सब चीज़? देखिए, भाजपा के नेताओं को भाजपा के कार्यकर्ता से प्रेम रहता है और भाजपा के कार्यकर्ता को भी भाजपा के नेताओं से प्रेम रहता है। पवन जायसवाल इसी बीच में है, इसलिए हमारे नेताओं को हमसे कभी भी अच्छा, काउंटिंग के समय में ये कहा गया कि रिकाउंटिंग होगा, इसके लिए शायद आपने प्रस्ताव को रखा था कि रिकाउंटिंग हो। ना, बिल्कुल मैंने रिकाउंटिंग के लिए लिख के दिया था, क्योंकि अंतर इतना कम था कि देना चाहिए था, और अंतर कम भी था तो हम नहीं देते। पहले मेरा घोषणा हो गया कि 119 वोट से, बिल्कुल बिल्कुल, यही और ये चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर इसको डाला कि पवन जायसवाल 119 वोट से 28 राउंड के समाप्ति के बाद लीडिंग है, और 28 राउंड की काउंटिंग थी। 10-15 मिनट के बाद चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर चेंज कर दिया, लिखा कि 28/28 राउंड कंप्लीटेड, राजद प्रत्याशी के बारे में कि 178 वोट से आगे हैं। ये काफ़ी दुविधा का विषय था, काफ़ी भ्रामक स्थिति चुनाव आयोग के साइट पर डाला गया। इससे दोनों पक्ष के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, पार्टी में, सब में असमंजस की स्थिति बन गई। तो मेरा फर्ज बनता था, चूंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे मालूम है कि चुनाव आयोग का कहना था कि अंतिम 2 राउंड के पहले पोस्टल बैलेट को जोड़ देना है, पोस्टल बैलेट की घोषणा हो जानी है। हमारे यहाँ आरओ से गलती हुई, पोस्टल बैलेट की घोषणा पहले नहीं किया उन्होंने, पहले नहीं जोड़ा। मेरा 119 का लीडिंग था, मेरा 119 बैलेट ही रद्द हुआ है और जीत का अंतर 178 है। तो मेरा फर्ज था कि हम रिकाउंटिंग का आवेदन दें। किसी कारण से रिकाउंटिंग नहीं हुआ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। जिला प्रशासन ने चुनाव निष्पक्ष कराने का प्रयास किया, इस पर भी मेरी कोई उंगली नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने, डीएम साहब ने, पदाधिकारियों ने निष्पक्ष कराने का प्रयास किया, लेकिन साइलेंट वोटिंग जो फर्जी किया वो तो मेरे दिमाग में था। तो जब मुझे गलती मिल गया तो मैं न्यायालय के सहारा लिया, मैं न्यायालय गया, और न्यायालय में तर्क के साथ गया, मैं सबूत के साथ गया। और ऐसा मामला देश में कभी सामने नहीं आया कि 298 विदेश में रहने वाले लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ हो। ये देश का एक अजूबा मामला आया। तो मुझे भी खुशी है कि एक अच्छे मामले में पूरा तथ्य सबूत के साथ हम माननीय उच्च न्यायालय गए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत का अंतर 178 है आरजेडी के प्रत्याशी का। तो 178 दिन के अंदर माननीय उच्च न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा और ढाका का चुनाव रद्द होगा। ये बहुत बड़ी बात ये पवन जायसवाल जी कहे कि 178 वोट और दिन 178 होगा। 178 दिनों के अंदर फैसला, न्यायालय पर इनको भरोसा है। निश्चित तौर पे लगता है कि फैसला क्या होगा अब न्यायालय के ऊपर है। लेकिन एक अहम सवाल, एक सस्पेंस विधायक जी बना है शहर में, जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आप जिस समय लोग आपको और माननीय हमारे राधा मोहन सिंह जी को, सांसद महोदय को लेकर के बहुत चर्चाएं होती है कि उनकी जब चुनाव था तो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस पूर्वी चंपारण में, गली गली हर जगह पे उनके लिए मदद किया, लेकिन आपके चुनाव में वो क्षेत्र में नहीं गए, ये लोगों की ये कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता किस क्षेत्र में जाएंगे, ये तय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई तय करता है।
कि किस नेता को किस क्षेत्र में जाना है। राधा मोहन जी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के टॉप नेताओं में से हैं। कहाँ जाना है किसको, ये पार्टी तय करता है। ये पवन जायसवाल और राधा मोहन जी तय नहीं करते हैं कि किसको कहाँ जाना है। पहला विषय तो ये है कि कोई आम कार्यकर्ता राधा मोहन जी नहीं है कि अपने मन से कहीं चले जाएंगे। 12 विधानसभा है, राधा मोहन जी रक्सौल नहीं गए थे? नहीं गए थे? नहीं तब बहुत जगह नहीं गए थे, तो फिर ढाका को इससे जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, बहुत करीबी आपके कहे जाते हैं, बिल्कुल, इसलिए लोग कहते राधा हैं मोहन जी से मेरा राजनीतिक मतभेद पहले हो सकता था भी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से राधा मोहन जी से मेरा कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। मैं दिल से राधा मोहन जी का मदद किया था एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, और राधा मोहन जी का भी दिल से पवन जायसवाल को आशीर्वाद विधानसभा के चुनाव में मिला है। जाना नहीं जाना कोई विषय नहीं है, पार्टी के नेता हैं। हमारे यहाँ सम्राट चौधरी जी का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, चूँकि उनका 6 तारीख को स्वयं चुनाव था और 11 को मेरा चुनाव था, 9 को प्रचार बंद होना था। हमको राधा मोहन जी ने फ़ोन किया कि आपको प्रोग्राम में किसी का चाहिए तो बताइए। हम बोले कि सम्राट चौधरी जी का प्रोग्राम मेरे यहाँ ज़रूरी है, चूँकि मेरा कुशवाहा समाज का बेल्ट है। राधा मोहन जी ने मधुबन का प्रोग्राम सम्राट चौधरी जी का काट के और हमको ढाका में घोड़ासान में दे दिए। तो ये मेरा इंटरनल मामला है, लेकिन जो लोग भ्रम फैलाता है कि ये राधा मोहन जी खिलाफ किए तो फलना खिलाफ किए, कहीं कोई बात नहीं है। पवन जायसवाल को हर जाति वर्ग का वोट मिला है। कोई ऐसी जाति नहीं है कि जिस जाति का वोट पवन जायसवाल को ढाका में नहीं मिला। इसलिए मेरा किसी जाति पर कोई आक्षेप नहीं है। बच गया मुस्लिम समाज, तो स्वाभाविक है, हम भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो मुस्लिम समाज का मास वोट हमको मिल कैसे सकता है? जब देशे में नहीं मिलता है तो ढाका में कहाँ से मिलेगा? इसलिए हमको मुस्लिम समाज से भी कोई दुख नहीं है। मुस्लिम समाज में तो हमारे ऐसे कार्यकर्ता है कि मैंने कहा कि चंदनवारा मेरे लिए मार खा लिया, झगड़ा खा लिया, और हमारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, हमारे जो यादव कार्यकर्ता हैं, उससे जितना संभव हो सका वो 500 दिवा दे, 1000 दिवा दे, 2000 दिवा दे, उन्होंने मेहनत करके हमको दिलवाया है, इसके लिए उनको धन्यवाद है। लेकिन हिंदू समाज का मास वोट, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अग्री जाति हो, पिछड़ी जाति हो, पवन जायसवाल को मास वोट मिला है। इस बात की हमको खुशी है कि भारतीय जनता परिवार को एनडीए उम्मीदवार के रूप में, या फिर हमारे मेहनत को, परिश्रम को देख के, किए हुए कामों को देख के लोगों ने जो हमको आशीर्वाद दिया, इससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जीत हार का अंतर जो भी हो, लड़ाई लड़ने के लिए ही पवन जायसवाल का जन्म हुआ है, और जब से मैं होश संभाला तब से हम लड़ते ही हैं। 2001 के जिला परिषद शुरू किए और जिला परिषद से होते हुए हम विधायक तक चले आए। 2 बार ढाका का विधायक रहे, पत्नी चेयरमैन रही। निश्चित रूप से चंपारण के लोगों ने, हर जाति वर्ग के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, मोहब्बत हमको मिला है, इसलिए मुझे किसी व्यक्ति से कभी कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, चुनाव के बाद भी देखा गया है कि सांसद महोदय के साथ आप गृह मंत्री जी के यहाँ भी मुलाकात करने गए थे। ये बहुत सारा कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव हार गए हैं, लेकिन हो सकता है कि बिहार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली थी। इस पर सस्पेंस बना हुआ था, ये कहाँ तक सच्चाई है? तो मीडिया का बात समझ में नहीं आ पाता है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि राधा मोहन जी खिलाफ थे, एक तरफ आप ही कह रहे हैं कि राधा मोहन जी के साथ हम अमित शाह जी के यहाँ गए थे। आपको एक ही बार में कह दिए कि राधा मोहन जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मेरे साथ था विधानसभा के चुनाव में, और चुनाव हारने के बाद जो ढाका का प्रकरण था, फर्जी वोटिंग का, इन प्रक्रिया का, तो ये चूंकि गृह मंत्री हैं देश के, भाजपा के वरीय नेता हैं, तो उनके नॉलेज में इन बातों को ले जाना जरूरी था। अच्छा, ठीक है ना, कि ये विदेश में 298 लोग हैं जो विदेश में थे, इनका वोट गिर गया, हमारे नेता हैं। तो राधा मोहन जी के माध्यम से मैं जाके अमित शाह जी को पूरी स्थिति को अवगत करा दिया था। चूँकि मामला विदेश का था और देश के गृह मंत्री हैं, उनसे जुड़ा विषय था, तो उनके नॉलेज में देना जरूरी था। हम लोगों ने जाके उनको दिया था, कहीं कोई पॉलिटिकल विषय नहीं था। और नेता है राधा मोहन जी, तो उनके साथ कहीं जाने में हमको क्या दिक्कत होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम देखिए, ये तमाम सभी विचार और तमाम क्वेश्चनों के जवाब एकदम शालीनता पूर्वक इन्होंने अपनी बातों को रखा, और सारी सवाल जो ये INS 24 की नहीं, ये तमाम जनता की सवाल थी,
ग्राउंड में हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी सवालों को झेलना पड़ता था, लेकिन आज सौभाग्य से INS24 के कैमरे पर पवन जायसवाल जी मिल गए और तमाम लोगों की बातों को मैंने इनके सामने रखा और सभी का जवाब बखूबी दिया। निश्चित तौर पर आप सभी को अगर भी कोई सवाल लग रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के और ये कैसे क्या क्या कहे हैं इस पर जो भी विचार होगा शालीनता पूर्वक आप सभी तमाम लोग मेरे INS24 के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन जगह तक पहुंचा दें जो इस जान नहीं पा रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे खबरों को बनने के लिए INS24 बने रहें। नमस्कार।